बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो पेपर आपका 3 है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर हम CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की अगर बात करें तो आप सभी को पता है जो पेपर है वह 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक यानी 1 अप्रैल 2022 को शुरू होगा और 4 अप्रैल 2022 को जो कंप्लीट है वो करा दिया जाएगा पेपर आपका। तो यहाँ पर हम जितने भी सैम्पल पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में आपके ऑप्शनल पेपर हैं तो उनको हम लेकर के बात कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 3 की बात करें जिसका नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तो इस पेपर से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वह 1 घंटे 30 मिनट है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सैम्पल पेपर को देखेंगे। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे और पार्ट 2 में 50 और क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सैम्पल पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कि है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी हैं और आपका पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है तो यहाँ से अगर एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन आने हैं तो इन्हें आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 3 में टाइम की बात करें दोस्तों अगर हम यहाँ पर तो 9 बजे से शुरू होगा और 10:30 बजे तक आपका पेपर कंप्लीट करा दिया जाएगा यानी जो टाइमिंग है वह 1 घंटे 30 मिनट का ही मिलेगा। तो इतने टाइम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं। तो टाइम यहाँ पर थोड़ा डिसमैच हो गया है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और एक एक क्वेश्चन यानी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर सभी अनिवार्य प्रश्न हैं। प्रश्न में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। देखिए मैक्सिमम मार्क्स 80 बोला गया, हो सकता है 100 प्रश्न दिए जाए इसमें से आपको 80 अटेम्प्ट करने हो या हो सकता है 100 भी मिल जाए तो आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 हो जाएगा। तो जो भी होगा आपके पेपर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा देंगे, पार्ट 1 में 50 और नेक्स्ट वीडियो में 50 अदर क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है, इस कथन को किसने परिभाषित किया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कांट महोदय ने। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 को कंप्लीट करा दिया गया है। उनके सैम्पल पेपर आप ज़रूर देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा या कथन किसका है। तो यह कथन है, इसका आंसर बी हो जाएगा, स्किनर महोदय का। करेक्ट आंसर आप बी लगा सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में देखिए कितना ज़्यादा स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट आप याद कर चुके हैं फिर भी रिवीजन करते जाइए ताकि पक्का हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार करती है उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है, यह कथन है। तो यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट है BN झा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से शिक्षा की वर्तमान विशेषताएं क्या हैं। 4 की बात करें तो 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगी यानी बाल केंद्रित, बालक की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, ये सभी शिक्षा की वर्तमान विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 पूछा है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण एवं फलोत्पादक अधिगमन के लिए अनिवार्य है, यह कथन किसका है। तो 5 की बात करें, यह कथन है एलिस क्रो का। करेक्ट आंसर आप सी लगा सकते हैं 5 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, कौन प्रदान करेगा। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 का डी हो जाएगा यानी यहाँ पर मनोवैज्ञानिक, निरीक्षक और विषय ये सभी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं किस लिए आवश्यक हैं। तो 7 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बालक व व्यक्ति को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता की स्वयं खोज कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि आजकल मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक जांच से संबंधित है, जिसमें कि व्यवहार के दृष्टिकोण से वह बहुत कुछ शामिल है, जिसको प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव समझा था। NL मन द्वारा मनोविज्ञान की इस परिभाषा में निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु पूछ लिया है, इसमें से क्या है। तो चलिए ये रहे ऑप्शन, देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर अगर 8 की बात करें तो 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों यानी आंतरिक अनुभव और उत्तेजना अनुक्रिया, ये दोनों ही आंसर इसके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर 9 की बात करें, 9 का करेक्ट आंसर है विकास की 4 अवस्थाएं हैं। दोस्तों अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर 3 ही कर लीजिएगा, क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था या किशोरावस्था कंसीडर की जाती हैं 3 अवस्थाओं के अंतर्गत। यहाँ पर अगर आंसर 4 अवस्था है, अगर 3 ना होता तो 4 हो जाता। 4 कैसे हो जाता, क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद आपका वृद्धावस्था भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर 3 होगा तो आप 3 ही लगाइएगा, अदरवाइज आप 4 लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है। तो दोस्तों अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो यह 6 से 9 होती है और 9 से 12 होती है। 6 से 9 ये पूर्व बाल्यावस्था होती है और 6 से 9, 9 से 10 जो है, 9 से 12 जो है उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि विकास की कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहलाती है, यानी किस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो 11 की बात करें, बिल्कुल किशोरावस्था अत्यधिक तनाव, बल, तूफान की अवस्था मानी जाती है, जिसकी एज होती है 12 से 18 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये है किशोरावस्था की अवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की किशोरावस्था किस आयु वर्ग में आती है। देखिए आपसे आयु वर्ग भी पूछ लिया है, तो 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 12 से 18 वर्ष की आयु। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि कौन सी अवस्था बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो बिल्कुल अभी प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में मैंने ये चीज़ बताई है कि कौन सी अवस्था बड़े तूफान, विरोध की अवस्था कहलाएगी। तो ये है किशोरावस्था, जिसकी समय सीमा 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पर 14 की बात करें, बिल्कुल बाल्यावस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि शारीरिक विकास इस अवस्था में बहुत कम देखने को मिलता है। पूछ लेगा कि किस अवस्था में शारीरिक विकास मंद गति से होता है, तो बाल्यावस्था, जबकि मानसिक विकास बाल्यावस्था में सबसे अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रौढ़ावस्था किस वर्ग में आती है, यानी प्रौढ़ावस्था जो है बुढ़ापा या वृद्धावस्था किस वर्ग में आएगी। तो 15 की बात करें, बिल्कुल 20 से 25 वर्ष। देखिए इससे ज़्यादा इसमें एज दी नहीं है। वैसे ये प्रौढ़ावस्था जो है ये आपकी 25 वर्ष से ऊपर की मानी जाएगी, यानी 35 से या 45 के ऊपर की प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन सबसे ज़्यादा 20 से 25 वर्ष दिया है। ठीक है, तो आप इसे लगाइएगा। इसके अलावा अगर आपको 30-35 ये जो सबसे ज़्यादा एज देखने को मिले आप उस पर टिक करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 20-25 वर्ष से ज़्यादा की कोई उम्र नहीं दी है और नन ऑफ द अबव भी नहीं दिया है, तो आप इसी को आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह किसने कहा है। तो 16 की बात करें, यह कहा है एडलर महोदय ने। करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि मनुष्य के रंग, रूप, भार, कद, बनावट, यौन भेद तथा शारीरिक परिपक्वता आदि है, ये चीज़ें क्या कहलाएंगी। तो यह चीज़ें जो कहलाएंगी वह है शारीरिक विभिन्नता,
यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता, तो व्यक्तियों में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें हम व्यक्तिगत विभिन्नता कह लेते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा। शारीरिक विभिन्नता, इसमें सबका अलग अलग रंग, रूप, कद, बनावट, यौन भेद, ये सब बिल्कुल अलग देखने को मिलेंगे क्योंकि ये शरीर से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिक विभिन्नताओं का है, क्या है? तो 18 की बात करें, 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शैक्षिक महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण नीतिगत विभिन्नता का कैसा कारण है? तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जैविकीय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं उपयोगी होती हैं, किसके लिए उपयोगी होंगी व्यक्तिगत विभिन्नताएं? तो यह शिक्षक के लिए, क्योंकि शिक्षक को बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग बालक या बालिकाओं में कैसी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, उनकी लैंग्वेज कैसी, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उनका आईक्यू कैसा है, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यह शिक्षक के लिए जानना बहुत उपयोगी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वह बच्चों को ट्रीट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 21 की बात करें, बिल्कुल यह है 1982। 1982 को यूनेस्को ने विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 21 का करेक्ट आंसर डी लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद, 21 था, 22 देख लेते हैं। 22 पूछा है कि निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए? इनमें से आप देख सकते हैं कौन कौन सी बातें जो हैं सम्मिलित होनी चाहिए। तो 22 की बात करें, 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल ये सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी, यानी विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था और विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि निम्न में से पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय के दोषपूर्ण संगठन संबंधी कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो 23 की बात करें, 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी शिक्षकों का कठोर व्यवहार, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम और अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग, ये सभी दोषपूर्ण संगठन संबंधी चीज़ें हैं जो विद्यालय में पिछड़े बालकों के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि निम्न शिक्षण प्रणालियों में से प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में कौन कौन सी प्रणालियाँ अपनाई जानी चाहिए? तो 24 की बात करें, बिल्कुल पृथकीकरण, संपन्नीकरण और गतिवर्धन, ये सभी जो है प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में इन प्रणालियों को अपनाया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर 24 का डी हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है 25 नंबर का क्वेश्चन कि प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क, चिंतन एवं रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। यह कथन किसका है? तो 25 की बात करें, यह स्टेटमेंट बिल्कुल विल्किंस महोदय का है। करेक्ट आंसर 25 का यहाँ पर डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रबलम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ये आपका यूपी टेट में भी पूछा गया था कि प्रबलम सिद्धांत किस मनोवैज्ञान से संबंधित है। तो 26 की बात करें, बिल्कुल यह H.C. हल महोदय ने दिया है प्रबलम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये सारी इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए भी। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत किसे कहते हैं? इसके कई सारे नाम हैं। तो यहाँ पर 27 की बात करें तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ये सभी जो है इनके अन्य नाम हैं, तो इसे आप लगा सकते हैं। 28 देख लेते हैं कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम में सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो ये है कोहलर महोदय का, पावलाव का नहीं होगा। कोहलर महोदय ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया है। इसमें 3 प्रमुख थे, कोहलर, कोफा और वर्दिमर। नेक्स्ट 29 है कि सीखने का संबद्ध
प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो 29 की बात करें, 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पावलोव। सीखने का संबद्धवाद सिद्धांत जो है पावलोव ने अपने कुत्ते पर किया था। वहीं अंतर्दृष्टि जो है वह कोहलर ने अपने चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उस पर किया। और अगर भूल के सिद्धांत की बात करें जिसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय, इन्होंने अपना प्रतिपादन बिल्ली पर किया था। ठीक है, यानी ये सभी अलग अलग जानवरों पर अपनी अपनी चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, प्रभाव के नियम का प्रतिपादक है। तो देखिए, अगर हम बात करें E.L. थॉर्नडाइक की, तो इन्होंने प्राथमिक नियम में 3 नियम बताए, अभ्यास के नियम, प्रभाव का नियम और एक और है तत्परता का नियम, जिसमें तत्परता का नियम सबसे पहले आएगा। तत्परता यानी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उसके बाद प्रभाव का नियम। तो ये प्राथमिक नियम है अगर हम थॉर्नडाइक के नियमों की बात करें। गौड़ नियम 5 हैं। नेक्स्ट है 31, स्मृति का प्रथम सोपान क्या है, यानी मेमोरी जो है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है बताना है आपको। तो 31 की बात करें, 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सीखना। सीखना जो है वह स्मृति का प्रथम सोपान है। जब बालक सीखना ही नहीं चाहता या कोई व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता तो उसकी स्मृति कैसे समझ में आएगी उसको, या कैसे वह स्मृति पर जोर देगा। 32 है कि सीखने के विषय में निम्न परिभाषा किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पूछ लिया है। 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रेसी और रॉबिन्स। जो है सीखना एक अनुभव है, इसके कारण ही कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार के नवीन मार्ग अपनाए जाते हैं। तो यह जो परिभाषा है यह प्रेसी और रॉबिन्स की है। करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट 33 है, पावलोव संबंधित है। पावलोव किससे संबंधित होंगे? तो पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत इस नाम से जानते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर 33 का जो है वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि सहानुभूति की प्रकृति से या सहानुभूति की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की नहीं है, इनमें से किस प्रकार की नहीं है। तो 34 की बात करें, 34 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, जन्मजात। सहानुभूति की प्रकृति जन्मजात प्रकार की नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 की नशाखोरी को प्रेरणा के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो नशाखोरी कैसी चीज़ है? तो 35 की बात करें, यह अर्जित है, क्योंकि बच्चा जन्मजात ही इन चीज़ों को नहीं सीखता है, बाहर आकर के दुनिया में संगति या जैसा उसका वातावरण होता है उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें वो सीख जाता है, यानी नशाखोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 है कि अरापेश, जूनी और होपी जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा कम दिखाई पड़ती है। 36 की बात करें, 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रभुत्व की प्रेरणा। नेक्स्ट है 37 की न्यूगिनी की अरापेश जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा प्रबल है। 37 की बात करें तो 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि मनुष्यों में जीवन लक्ष्य की व्यक्तिक सामाजिक प्रेरणा निम्नलिखित में से किससे बनती है। तो 38 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी व्यक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, जीवन और दर्शन। नेक्स्ट है 39 कि मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में से सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी हैं। मैस्लो ने प्रेरणा का सिद्धांत दिया है, यानी आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो 39 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसमें दैहिक आवश्यकताएं प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि मादा जीवों में कौन सा यौन अंतर्नोद उत्पाद या कौन सा यौन अंतर्नोद उत्पन्न करता है इनमें से। तो 40 की बात करें, 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 41, तो इसे भी देख लेते हैं। 41 पूछा है कि भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है, कैसा अंतर्नोद कहलाएगा भूख। 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यह पॉजिटिव यानी धनात्मक अंतर्नोद कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर
42 पूछा है कि अवधान ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होता है। यह विचार है, किसका विचार है? तो 42 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह भाटिया का विचार है। इन्होंने, भाटिया ने बैटरी परीक्षण भी दिया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। 42 हो गया। नेक्स्ट 43 देख लेते हैं कि जानना, अनुभव करना और इच्छा करना यह किसके 3 पहलू हैं? तो 43 की बात करें तो यह है अवधान के, अटेंशन के और ध्यान के। देखिए, जो अटेंशन है उसी का नाम अवधान है, ध्यान है, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत होइए कि अलग अलग हैं, इन तीनों के नेम सेम है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, उपरोक्त सभी लगा सकते हैं। नेक्स्ट 44 है कि किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु की चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह परिभाषा किसने दी है? तो 44 की बात करें, यह परिभाषा डम्बिल महोदय की है। परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, टाइम बहुत कम बचा है। और सैम्पल पेपर जो भी बताए जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, आप पहले तैयार करिए, उसके बाद MCQ का टाइम बचता है आपके पेपर तक, तो उन्हें भी हम कवर कर लेंगे। 45 है कि किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। यह कथन किसका है? तो 45 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डा DC मिश्रा का है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है कि मर्सेल ने स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक कौन सा बताया है? तो इसके ऑप्शन कुछ यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 46 की बात करें, 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समझदारी। नेक्स्ट 47 है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों के दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित किए जाने को स्थानांतरण कहते हैं। यह कथन किसका है? 47 की बात करें, 47 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सोरेंस महोदय का है ये स्टेटमेंट, ठीक है। 48 देखेंगे कि पूछा है, जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? ये भी यूपी टेट में पूछा गया था इस बार, तो उसे हम कहेंगे सीखने का पठार। इसके कई कारण होते हैं, जैसे थकान होना या संगति का असर होना या जो शिक्षा है उसमें शिथिलता आना, कई कारण अधिगम के पठार के हो सकते हैं। 49 है कि सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करेगा? तो 49 की बात करें तो सीखने का वक्र प्रदर्शित करेगा। करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है कि रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन किसका है? तो इस स्टेटमेंट की बात करें, 50 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मैकडूगल महोदय का है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में। नेक्स्ट जो आएगा वीडियो पार्ट 2 का, उसमें रेस्ट ऑफ दी इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली जाएगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और इनको एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप तब तक 50 क्वेश्चन तैयार करिए। जब तक आप तैयार करेंगे उससे पहले ही आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, जिसमें 50 और क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिए जाएंगे सैम्पल पेपर से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे चैनल के नेम से ही बना है स्टडी विद स्वाति, जहाँ पर वीडियोस का लिंक, PDF वगैरह सभी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है आपके एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।